जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए की ये डील है जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी और इस पर साइन इस महीने के अंत में किए जाएंगे जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 यानी कि 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। इसके अलावा इस डील में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी शामिल है। मतलब इस पैकेज के तहत फ्लीट मेंटेनेंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वेपन सिस्टम्स, स्पेयर्स, पर्सनल ट्रेनिंग, साथ ही साथ भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले कंपोनेंट्स भी शामिल है। हालांकि ये सब ऑफसेट ऑब्लिगेशन के तहत किया जाएगा, लेकिन फ्रांस का जो रिकॉर्ड है ऑफसेट ऑब्लिगेशन को लेकर वो हमेशा से डाउटफुल रहा है। 36 राफेल फाइटर जेट के सौदे में भी उसने ऐसा ही किया था, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने उस दौरान डसॉल्ट एविएशन को काफ़ी कुछ सुनाया भी था। यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझने वाली है, 22 में से अगर केवल 16 राफेलों की कीमत देखी जाए तो उस कीमत पर हम 108 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट खरीद सकते हैं। लेकिन राफेल फाइटर जेट पूरी तरीके से एक अलग कैटेगरी का है, लेकिन एक अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर हम इसमें से 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए अपने EMCA प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है और इतनी कीमत पर तो हम 100 सुखोई 30 MKI भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक अनुमान है हमारा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर के द्वारा तैयार किए जाने वाले तीसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की किल लेन सेरेमनी अगले 2 दिनों में की जाएगी और ये जहाज भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करेंगे। भारतीय वायुसेना ने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और भविष्य में तेजस मार्क 1 की तैनाती के लिए लेह में तेजस मार्क 1 को तैनात किया है। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 1 के बाद यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 की रहेगी और ये क्षेत्र पूरा चुनौतीपूर्ण है, खास करके यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स अपनी क्षमताओं को और मजबूत करते हुए यहाँ पर तेजस मार्क 1 की स्क्वाड्रन्स को डिप्लॉय करेगी। 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है लेह और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रमुख हवाई अड्डा भी है जिसका इस्तेमाल LAC पर गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। आखिरकार दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भारतीय वायुसेना को पता चल गया है कि भैया इजेक्शन सीट कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को इनवाइट किया है कि अब आपको स्वदेशी रूप से इजेक्शन सीटें तैयार करनी होगी, क्योंकि ये इजेक्शन सीटें हमारे पायलटों के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन का काम करती हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां पता है कि विमान ने अब गिरना ही है तो वहां से ये इजेक्शन सीटें हमारे पायलटों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालती हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट है जिसमें कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल और तेजस, इनमें मार्टिन बेकर की सीटें लगी हैं। इसके अलावा हमने रशिया से भी इजेक्शन सीटें खरीदी हैं। मतलब यह है कि हमारा इजेक्शन सीटों पर विदेशी देशों पर निर्भरता है। हालांकि ये सिस्टम्स प्रूवन है, लेकिन इनकी खरीद लागत काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई चेन का अगर इशू आ जाए तो फिर आपको ही दिक्कत होगी और फिर जियोपॉलिटिकल कमजोरियां भी यहाँ पर देखी जाती हैं। इसीलिए स्वदेशी सॉल्यूशन के लिए इंडियन एयरफोर्स इस महत्वपूर्ण चुनौती के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को आगे बुला रही हैं। यानी कि अब वो वक्त आ गया है जब इंडियन एयरफोर्स को न केवल अपनी मौजूदा फ्लीट के लिए इजेक्शन सीटें चाहिए स्वदेशी, बल्कि अपने AMCA फाइटर जेट के लिए भी स्वदेशी इजेक्शन सीटें चाहिए। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ये काम कर सकती हैं, जिससे कि हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी सप्लाई चेन में पूरा कंट्रोल भी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है भारतीय वायुसेना के इजेक्शन सीटों को लेकर वो काफ़ी सख्त हैं। अगर इन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये जो सीटें हैं वो यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी वाली होनी चाहिए। मतलब हल्का फाइटर जेट हो या मीडियम श्रेणी का फाइटर जेट हो या भारी फाइटर जेट हो, उनमें बिना किसी मॉडिफिकेशन के इन सीटों को इसमें एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में यानी कि ऑल कंडीशन इजेक्शन क्षमता होनी चाहिए। इसे किसी भी गति पर सुरक्षित इजेक्शन और रिकवरी को सक्षम करना होगा, 0 ऑन द ग्राउंड से लेकर विमान की अधिकतम गति तक और सभी ऊंचाइयों पर, जिसमें कि 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले सिनेरियो भी शामिल हैं। यही नहीं, अगली जो स्पेसिफिकेशन है वो है ओरिएंटेशन एग्नोस्टिक। सीट को विमान के ओरिएंटेशन की परवाह किए बिना इजेक्शन की सुविधा प्रदान करनी होगी और ये सीटें -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +70 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर में भी काम करने लायक होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन और शॉक यानी कि झटके का सामना करने की भी इनकी क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक बात और रखी गई है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये जो सीटें हैं उन्हें MIL STD 461 का पालन करना होगा। मतलब सीट के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से मुक्त हों, जिससे कि ऐसी खराबी को रोका जा सकता है जो कि जंग के दौरान या फिर दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के द्वारा
इजेक्शन सीट को खतरे में डाल सकती है। इनका मॉडुलर डिजाइन होना चाहिए, मतलब साफ है कि इनका रख रखाव जल्द से जल्द किया जा सके, सर्विसिंग भी इनकी ज़्यादा महंगी ना हो, डाउन टाइम कम किया जा सके। यानी कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारत मार्टिन बेकर या फिर रशियन SS5 सीटों को चुनौती देगा, जिनकी इजेक्शन सीटें प्रूवन है। लेकिन भारत को यहाँ पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को ये चुनौती अपने हाथ में लेकर इस सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पर यानी कि सिस्टम पर आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। दोस्तों, ब्राजील की एयरफोर्स अपने पुराने F5 फाइटर जेट्स को बदलना चाहती है और उसके पास इस वक्त दो ऑप्शन आ चुके हैं, JF-17 ब्लॉक 3 का और तेजस मार्क 1 का। हालांकि ब्राजील की एयरफोर्स के पास ग्रिपेन फाइटर जेट तो है, लेकिन इसे मेंटेन करना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसीलिए ब्राज़ील को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और सारे काम कर सके। पाकिस्तान ने तो अपने JF ब्लॉक 3 का तो तुरंत ऑफर दे दिया है और कहा कि इसे ब्राज़ील में ही असेंबल किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ब्राज़ील को भी पता है कि उसे किस डील को करना है, इसलिए उसने यहाँ पर बार्टर सिस्टम लागू करने की बात कही है। मतलब ये है कि भारत के साथ तो स्पेशली वो चाहता है कि C390M जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसे भारत ले और उसके बदले में हम भारत से उनका तेजस मार्क 1 फाइटर जेट लेंगे। और नो डाउट C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही बेहतर एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों तेजस मार्क 1 यहाँ पर JF-17 की तुलना में महंगा फाइटर जेट है। अपनी क्षमताओं के बावजूद भी तेजस को इंटरनेशनल मार्केट में कई बड़े झटके लग चुके हैं। पहला झटका तो मलेशिया ने दिया, जब मलेशिया ने दक्षिण कोरिया के FA-50 फाइटर जेट को खरीदने की घोषणा की। दूसरा झटका दिया अर्जेंटीना ने, जब उसने F-16 फाइटर जेट खरीदे। लेकिन भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट पर पूरी तरीके से आश्वस्त है, पूरा विश्वास दिखाया हुआ है स्वदेशी कंपनी पर। वक्त लगेगा लेकिन चीजें लाइन पर आएंगी। जापान के थिंक टैंक ने एक बड़ा सुझाव दिया है भारत और जापान को लेकर। पता है कि दोनों का दुश्मन चाइना है। अब ऐसे में दोस्तों जापान का थिंक टैंक कहता है कि जापान और भारत को जॉइंटली 2 से 3,000 किलोमीटर रेंज वाली एक लंबी दूरी की टैक्टिकल हमला करने वाली मिसाइल विकसित करनी चाहिए, ताकि चाइना के खिलाफ एक साझा प्रतिरोध स्थापित किया जा सके। जापान को दोस्तों इस वक्त अपने सेनकाकू द्वीप को लेकर बड़ा खतरा दिख रहा है, जिस पर चाइना विवाद करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के भारत के साथ भी संबंध कोई अच्छे नहीं है। थिंक टैंक कहता है कि जब ये लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइलें दोनों देश मिलकर बनाते हैं तो इससे चाइना के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उन्हें तबाह किया जा सकेगा। और जापान भी जानता है कि भैया अमेरिका हमेशा जो उनके ऊपर बोलता रहता है कि हमें इन्हें सुरक्षा छतरी दे रखी है, हमने इनको पूरा कवरेज दे रखा है, इन्हें हमने इन्हें मिलिट्री सपोर्ट दे रखा है, हम इनकी सुरक्षा करते हैं, तो उससे भी जापान बच सकता है। जापानी थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि 3,000 किलोमीटर तक की जो सीमा है वो एक गेम चेंजर है। इन मिसाइलों का जापान के लिए एक अलग मतलब है। इनके जरिए वो अपने द्वीप श्रृंखलाओं और नौसैनिक प्लेटफॉर्मों से चाइना के ठिकानों को निशाना बना सकता है। वहीं भारत भी चाइना के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में लंबी दूरी तक मार कर सकता है। हालांकि भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर रेंज का दावा करती है। इसके अलावा अगर दोनों ही देश मिसाइलों को बनाते हैं तो इस साझेदारी से जो वित्तीय बोझ है वो भी कम पड़ेगा। अमेरिका का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी और जापान खुद भी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। ऐसे में दोस्तों जो भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर है, भारत इसे और लंबी दूरी की प्रणाली में विकसित कर रहा है। और थिंक टैंक का विजन कहता है कि इस रेंज को 3,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो कई वेक्टरों में चाइना के बड़े भूभाग को कवर करने के लिए काफ़ी रहेगी। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तो जापानी थिंक टैंक की बात है, लेकिन जापानी सरकार क्या कहती है वो भी आप समझिए। हाल ही में जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि अगर भारत को किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा तो इससे वो टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है रशिया को। तो ऐसे में आप देखिए थिंक टैंक की बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है वो अलग है। बट थिंक टैंक ने जो सुझाव दिया है वो काफ़ी अच्छा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। इंडियन एयरफोर्स अब पहाड़ी इलाकों की चुनौतियों से निपटने के लिए ड्रोन के साथ साथ 4x4 व्हीकल पर एडवांस सिग्नेट सिस्टम को चाहती है। सिग्नेट यानी कि एडवांस ग्राउंड बेस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक कॉल भी जारी की है। इंडियन एयरफोर्स के अनुसार ये जो सिस्टम होगा वो एक कॉम्पैक्ट 4x4 ऑल टेरेन वाहन पर लगाया जाएगा, जो कि टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस के लिए एक स्मार्ट सेंसर और ड्रोन पर एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम से लैस होगा। और इस इनोवेटिव सिस्टम को भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों जैसी चुनौतीपूर्ण वातावरण में
खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि रियल टाइम की स्थिति के बारे में अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी और इससे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युग क्षमता भी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन नए सिस्टम को मोबाइल ऑल टेरेन प्लेटफॉर्म को ड्रोन बेस्ड सेंसर के साथ जोड़कर इन चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो कि दुश्मन के क्षेत्र की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक फ्लेक्सिबल और मजबूत सॉल्यूशन होगा। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि यह वाहन हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में काम करने में सक्षम होना चाहिए, जहां ढलान, चट्टानी रास्ते और चरम मौसम की स्थिति होती है। वाहन में एक सिग्नल सिस्टम होगा, जिसमें कि एक इरेक्टेबल एंटीना भी लगाया जाएगा, जिससे कि ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस यानी कॉमेट और इलेंट दोनों सहित इलेक्ट्रॉनिक संकेतों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैप्चर करने में सक्षम होना चाहिए। यही नहीं, इस व्हीकल के अंदर कॉम्पैक्ट रिसीवर इन संकेतों को यानी कि इन सिग्नल्स को संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर भारत में एयरबस H-13 हेलीकॉप्टरों के लिए फ्यूजलार्स को तैयार करेगी। कंपनी और एयरबस ने H-130 हेलीकॉप्टरों के फ्यूजलार बनाने के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है और पैरा फ्यूजलार 2027 की पहली तिमाही में डिलीवर किया जाएगा। वहीं टाटा एडवांस सिस्टम दोस्तों ग्लोब G180 बेस्ड जेट पावर्ड मेल क्लास के यूएवी को तैयार कर रहा है, जिसका अब फ्लाइट टेस्टिंग जल्द होने वाली है। और टाटा एडवांस सिस्टम ने इसके एयरफ्रेम में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जिसका मतलब साफ है कि समय बच सके और टेस्टिंग के लिए जो पैसा लगता है वो भी बचेगा। हालांकि इसके फ्यूल सेक्शन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा ताकि ये लॉन्ग मिशंस को कर सके। आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है यानी कि ये जो मेल क्लास का यूएवी होगा वो 41,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट हो सकता है और इसकी 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और अगर रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज 3,400 किलोमीटर होगी। नासा और इसरो का निसार मिशन अब जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। दरअसल निसार का जो इंटीग्रेशन और परीक्षण है वो पूरा हो चुका है और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो अब निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के लिए जो लॉन्च डेट है उस पर समीक्षा कर रहे हैं। इस सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 2 रॉकेट पर लगाकर लॉन्च किया जाएगा, जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। निसार सैटेलाइट पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों को हर 12 दिन में 2 बार स्कैन करेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।